हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा। इस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा और इसके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। हम पाठ देखने के पहले लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक के बारे में जानकारी। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है, यानी समस्याओं को समाज के सामने लाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे लेखक गद्य संबंधी क्या कहते हैं। यह जो बिल्ली का बिलंगुड़ा, यह पाठ जो है यह है हास्य कहानी। इस पाठ की विधा है हास्य कहानी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है, यानी इस कहानी में जीवन की कोई घटना जिसका प्रवाही वर्णन, यानी उस घटना को प्रवाह के रूप में लोगों के सामने लाया है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है और हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाजे में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। बच्चों, बिल्ली का बिलंगुड़ा का अर्थ होता है, बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का पिल्ला। देखो, जब हम पालतू प्राणी लाते हैं घर पर, तो हम उसका पिल्ला लाते हैं। तोता हो तो उसका पिल्ला हो, मछलियाँ हो तो छोटी छोटी मछलियाँ लाते हैं। फिर बिल्ली लानी है तो बिल्ली का छोटा पिल्ला लाया जाता है और उसको खिला पिला कर हम बड़ा करते हैं। देखो, लेखक के घर में बिल्ली का बिलंगुड़ा आया है, लेकिन वह क्यों लाना पड़ा, उसकी भी एक कहानी है। वह कहानी हम पहले देखेंगे। लेखक के घर में लेखक बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझ आता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। यानी लेखक देखो पहले बोलते हैं कि पहला एक जमाना ऐसा था। अब तो हमें बोला गया तो भी यह गलत लगेगा कि बिल्ली का घर में आना जाना जो है अशुभ माना जाता है। लेकिन देखो, अब तो जहाँ चाहे बिल्ली हमें दिखाई देती है, गांव हो या शहर हो, तो हमें ये गलत लगेगा, हमें ये झूठ भी लगेगा। लेकिन कवि कहते एक समय ऐसा था कि बिल्ली का घर में आना अशुभ माना जाता, तो पालना तो बहुत दूर की बात रहेगी। लेकिन लेखक आगे जाकर दूसरे वाक्य में कहते हैं कि ऐसी विचारधारा और परंपरा घपले में पड़ गई, यानी उसकी गड़बड़ी हो गई है, उसको हमने मना कर दिया है, छोड़ दिया है। लेखक आगे जाकर क्या कहते हैं कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिसमें काम चले। और हमेशा, क्योंकि देखो, कभी भी मैं बोलते बोलते बोलूँगी कि इस धरती पर जितने प्राणी हैं उसमें एक मानव प्राणी ऐसा है कि जो हमेशा स्वार्थ में डूबा रहता है। और यह वाक्य भी मानव के इसी स्वार्थी वृत्ति को ही उजागर करती है। वो कहते हैं कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, यानी जो जिससे काम चलता है वही विचार हमेशा ठीक समझा जाता है, उसे माना जाता है। तो बिल्ली का घर में आना जाना अशुभ, वो हमने छोड़ दिया क्योंकि वह हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, तो हमने उसे छोड़ा। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए पर हमारी एक न चली। लेखक कहते हैं हमारे घर पर बहुत चूहे हो गए, तो चूहों को घर से निकालने के लिए बहुत प्रकार के प्रयोग किए,
लेकिन एक भी नहीं चली। यानी एक भी का जो हमने प्रयत्न किए, एक भी प्रयत्न काम का नहीं हुआ। हर कोई प्रयत्न के बाद चूहे वैसे के वैसे घर पर थे। तो क्या हुआ, उन्हें घर से निकलने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यानी जो धान्य रहता है, अनाज, यानी गेहूँ, चावल, ज्वार, ऐसे बाजरा वगैरह जो भी अनाज रहता है उसके लिए, और जो आटा रहता है, यानी वह अनाज पीस कर लाने के बाद उसका आटा होता है, फिर उसके बाद चपाती रोटी बनती है। तो ज़्यादातर चूहे उसमें घुस जाते थे। इसके लिए लेखक ने क्या किया कि किसी की सलाह मशवरा लेकर लोहे के बड़े बड़े टीन बनवा लिए। यहाँ शब्द उसके लिए आया ढोले। ढोले यानी जो बड़े बड़े टीन होते हैं जिसमें हम अनाज रखते हैं, आटा रखते हैं। लेकिन वह तो लेखक ने पैसा खर्च करके करवाया, क्योंकि उनको यह अच्छा नहीं लगता था कि अनाज में, आटे में चूहा घुस गया है, फिर वही आटा खाना अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े लोहे के ढोल बनवाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर यानी चलता रहा। कुछ दिनों के लिए वह जो ढोल थे यह उपयोगी सामग्री बनी, प्रभावी सामग्री बनी। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होने लगा कि यह उपाय कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। यानी कभी गलती से कोई आटा निकाल रहा है, अनाज निकाल रहा है, उसका जो ढक्कन है वो खुला है, तो किसी की भी आंख चुराकर चूहे उसमें भी घुसने लगे। तो अब वो लोहे के ढोल भी कुछ काम के नहीं रहे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना यानी सलाह लेना, निर्णय लेना। तो लेखक कई मित्रों से चर्चा करता है कि ऐसी मेरी मुसीबत है, अब क्या करें, इस मुसीबत से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो कई मित्रों ने उन्हें यही जो फैसला जो बताया, वह यही बताया कि तुम घर में एक बिल्ली लेकर आओ। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, और सबके अपने मित्रों से मशवरा लेकर अथवा घर वालों से चर्चा कर यहाँ तक सब आए कि घर में एक बिल्ली आ जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। यानी घर के कोई सदस्य ने भी नहीं कहा कि बिल्ली का आना कि नहीं चाहिए, अथवा किसी ने विरोध नहीं किया। यानी सब ने सम्मति दी कि हाँ, हम इतने परेशान हैं तो चूहों के लिए हम जरूर बिल्ली को घर में लाएंगे। अब बिल्ली घर में आएगी, क्योंकि सब ने सम्मति दी है तो जरूर बिल्ली घर में आएगी। तो वो कैसे आती है और क्या करती देखो। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, यानी चुन कर, कहीं ढूंढ कर, किसी को पूछ कर अच्छे बिल्ली का कोई अच्छा पिल्ला घर पर आया। उसकी खूब खातिर होने लगी। वो जब घर में आया तो घर का नया सदस्य था, और हर बार हम देखते हैं घर में कोई भी नया सदस्य आए उसकी खातिरदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, यानी घर के छोटे छोटे बच्चे भी तो उस बिल्ली के पिल्ले को दूध देते थे, कभी रोटी देते थे। उसने विधिपूर्वक चूहों का फंसाया शुरू कर दिया, यानी सफाया शुरू कर दिया, यानी विधिपूर्वक, यानी नियमानुसार। क्योंकि बिल्ली को लाया था चूहों को भगाने के लिए, तो वह चूहे को खाने लगी पकड़कर। यह देखकर बाकी चूहे घर से भागने लगे। तो कुछ चूहे बिल्ली ने खाए होंगे, कुछ यह बात देखकर भाग गए होंगे। लेकिन अंतिम बात क्या हुई कि घर से चूहे गायब हो गए। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, यानी घर में अब चूहे नहीं रहे। सब लोग बड़े खुश हुए क्योंकि परेशानी छूट गई। बहुत दिनों से लोग चूहे से परेशान थे, अब चूहे भाग गए तो सबको बहुत खुशी हुई। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। लेखक कहते हैं जैसे भी वो घर में आई हैं, जो खाना खाने के बाद हर एक के थाली में झूठन बचता है,
वही वह खाती थी। तो लेखक कहते हैं हमारे लिए उसका खर्चा भी नहीं था, तो हम उसको आसानी से हमारे घर पर रखने के लिए तैयार थे। लेकिन यह बात वैसे कि वैसे नहीं रही। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे बात में बदलाव आ गया। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। यानी लेखक कहते हैं कि 2 महीने बीच में गए कि हम पहले चूहों से तंग थे, अब हम बिल्ली से तंग आने लगे। चूहे को तो हम भूल ही गए कि कब थे हमारे घर पर, और बिल्ली ने क्या तंग करना शुरू किया देखेंगे हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यानी लेखक कहते हैं कि हमें अब लगने लगा चूहे घर पर थे तो सिर्फ अनाज ही खाते थे, लेकिन इस प्रकार जो बिल्ली बार बार समय समय पर परेशान कर रही है वैसे तो चूहे करते नहीं थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। यानी लेखक कहते हैं और खाने में भी कम नहीं है। चूहे तो खाना अनाज खाते थे और बैठते थे, लेकिन यह तो खाना भी बहुत खाती है और हमें तंग भी बहुत करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया, यानी वह हमें तंग करने लगी। सबसे पहले वो जब आई तब हमारी मुसीबत दूर कर रही थी, और साथ साथ वह नई आई है, किसी को परेशान नहीं कर रही थी, तो सब उसके साथ अच्छे से प्यार से व्यवहार करते थे। लेकिन अब सबका व्यवहार बिल्ली के साथ बदल गया। कैसे देखेंगे हम अगले परिच्छेद में। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती है। यानी कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है ना, बिल्ली को शेर की मौसी, ऐसा कहा जाता है। और हमने अगर बारीकी से देखा तो शेर और बिल्ली के दिखाई में बहुत ज़्यादा साम्य है, यानी एक जैसी है, सिर्फ छोटी और बड़ी कृति होती है। और इसीलिए लेखक कहते हैं जो शेर की काबू में नहीं आई वह हमारे काबू में कैसे आएगी। बिल्ली बहुत समझदार थी और उसने क्या करना शुरू किया देखिए, वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खाना ही नहीं, हारना। वह हमसे कैसे हारेगी, वह हमें ही हरा रही थी। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। अपना रवैया यानी तरीका, यानी घर में रहने का जो तरीका था उसने भी बदल दिया। तो कैसे किया, हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। लेखक कहते हैं कि पहले कैसे वो पेट भरने के बाद हमारे पास जहाँ हम अगर घर के बैठक रूम में बैठे हैं वहाँ आ जाती थी, हम टीवी देख रहे हैं वहाँ आकर बैठ जाती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, उसने अपना तरीका बदला है, यानी रवैया बदला है। वह दुबक कर बैठती है। वह क्या करती है, सब रसोई घर से बाहर निकले तो वह रसोई घर के कोने में दुबक कर बैठती है। दुबक कर बैठना यानी छिप कर बैठना, वो छिप कर बैठती है। और जैसे मौका मिले, यानी कोई रसोई घर में नहीं है ये देखा जाए, तो वह मज़े से जो जी में आए खा लेती है। कभी दूध, कभी दही, कभी जो भी हो, वो जो उसको खीर बनाई है वह खीर, जो भी वह उसे अच्छा लगे वह खा लेती थी। अब देखो बच्चों, अब वह, इसका मतलब ये है कि वो दूध के पतीले में मुंह डालती थी, दही के पतीले में, खीर के पतीले में, तो वह सब झूठा भी बनाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। लेखक कहते इस तरह चोरी करके खाते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई घर में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। यानी लेखक कहते हैं एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा बिल्ली रसोई घर में है और रात को जो कड़ा दूध यानी थोड़ा बार बार उसे तपाकर, यानी देर तक पकाकर उसको गाढ़ा बना दिया जाता है, और ऐसे गाढ़े दूध का दही जमाया था, और वह जमाया हुआ दही बिल्ली बहुत ही मज़े से खा रही थी। अब देखो किसको बहुत बुरा नहीं लगेगा। यह सब देखने के बाद लेखक
का दिमाग सटक जाता है। अब लेखक कहते हैं, अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार, यानी घर में चर्चा होती है कि अब चूहे से तो छुटकारा मिला, अब इस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलेगा, और इसलिए वह चर्चा करते हैं। तो लेखक के मेरा जो नौकर था वो बहुत होशियार है। उसने क्या किया, रात को एक बहुत बड़ी सी गोनी लेकर आया और उस गोनी के बोरी यानी गोनी लेकर आया और उस बोरी के अंदर 2-4 रोटी के टुकड़े डाले और कहीं दूर छिप कर बैठा। जैसे ही रोटी के टुकड़े दिए, देखे बिल्ली उस पर लपक पड़ी और जैसे ही वह बोरी के अंदर गई, उस लेखक का जो नौकर है उस बोरी के छिरे को पकड़ देता है और उसका बोरी का मुंह बंद कर देता है। मेरा नौकर बहुत होशियार, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो जो बोरी थी उसके अंदर बिल्ली बंद हो गई और जैसे ही वो सिरा बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, रस्सी के साथ उस बोरी का मुंह उसने बांध दिया। और चूंकि अब रात के 10 बजे थे, अब लेखक कहते हैं कि ये सब करते करते घर का काम निपटाने के बाद उसने एक किया तो रात के 10 बज गए। तो लेखक उसे समझा देते हैं कि मैंने अपने नौकर अमरू यह लेखक के नौकर का नाम है, अमरू को कह दिया कि अब इस बिल्ली को जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह जल्दी उसे छोड़कर आ जाना। तो लेखक क्या कहते हैं, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आ, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। लेखक कहते हैं कि अब रहने दे इसे वैसे ही बोरी में बंद, कल सुबह उठकर तू उसे दूर छोड़कर आ, इतनी दूर छोड़कर आ कि वो वापस अपने घर नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा दिन निकला। दूसरे दिन क्या हुआ देखिए बच्चों, सब लोग, अब घर में नौकर है तो उसको सब घर जो भी उसका काम है वो पहले निपटाना पड़ेगा। तो वो घर के सब लोगों को चाय पिलाता है। पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए, यानी सब का काम करते करते अमरू को 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। लेखक कहते हैं कि वह भूले ना, इसके लिए मैंने उसे याद दिलाया कि भूली भटियारिन यह इलाके का नाम है। जैसे अलग अलग नाम होते आगे जाकर बहुत नाम आने वाले हैं, वैसे एक भूली भटियारिन इलाका है, यानी उनके घर से बहुत दूर है, इसलिए लेखक ने वो नाम लिया है। वहाँ उस पिल्ले को छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका कर अमरू चल दिया, यानी घर से निकला हुआ। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। यानी जैसे ही वह चले गए वैसे लेखक सोचते हैं कि मुझे भी अब दफ्तर निकलना है, तो वो पहले हजामत कर देते हैं, फिर स्नान कर देते हैं। हजामत करना यानी यहाँ दाढ़ी वाड़ी बनाना, जो घर में लोग बनाते हैं वैसे। उसके बाद वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनको घर से 9:30 बजे दफ्तर जाने के लिए निकलना था। घुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। घुसल खाना यानी स्नान गृह, जिसे आप बाथरूम कहते हो। बाथरूम के अंदर जो थे लेखक, तब उन्हें शोर सुनाई दिया, लेकिन मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। यानी लेखक के एक तो पानी की आवाज़ होगी और फिर वह खुद भी गुनगुना रहे थे, तो उनका ध्यान ज़्यादा बाहर की शोर पर गया नहीं। लेकिन 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ, फिर 2 मिनट बीच में गए, फिर शोर हुआ, तो लेखक का ध्यान अब शोर की ओर पहुंच गया ही। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। लेखक ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं तो उनको सुनाई देता है कि कोई तो घर के सामने है और आवाज़ दे रहा है। और वो आवाज़ देकर क्या कर रहा था, आपका नौकर पकड़ लिया गया है,
अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ऐसा कोई एक आदमी बाहर से चिल्ला रहा था कि आपके नौकर को पकड़ाया है और अगर उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाला कुआं वो भी एक इलाका है, तो उस कुएं के पास पहुंचिए। तो लेखक हैरान हो गया कि क्या बात हो गई होगी, क्यों पकड़ा होगा अमरू को। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। यानी लेखक को लगता है कि किसी जल्दी में था तो किसी के साइकिल से टकरा गया होगा और उसका कुछ नुकसान हो गया होगा, तो उस साइकिल वाले ने उसे पकड़ा दिया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करौल बाग में तो बहुत ही आसान है। यानी लेखक कहते हैं लोग इकट्ठा होना यह तो हमारे दिल्ली में नई बात नहीं, किसी भी छोटी छोटी बात पर दिल्ली में लोग इकट्ठा होते हैं। तो इतनी बड़ी बात हो गई कि साइकिल को हमारा अमरूद टकरा गया, साइकिल वाले ने उसे पकड़ा, तो जरूर लोग इकट्ठा हो गए होंगे। और लेखक आगे जाकर विशेषता कहते हैं दिल्ली के करौल बाग जो हिस्सा है जहाँ लेखक रहते हैं वह तो लोगों को इकट्ठा करने की बहुत बड़ी है, यानी यहाँ तो बहुत ही जल्दी लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। यानी ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं, किधर जाना है पता नहीं होता, क्या करना है पता नहीं होता। ऐसे खाली लोग मिलते हैं तो खाली लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, इधर हाँ, अगला स्लाइड। तो लेखक कहते हैं कि जैसे उनको दिमाग में आता है लेकिन अपने घर का नौकर है तो उसे देखना तो पड़ेगा ही क्या हुआ है, क्यों पकड़ा है। तो खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता दिखाई दिया। अब अपने घर का नौकर है तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए जहाँ उस आदमी ने बोला उस तरफ लेखक जा रहे थे तो उनको सामने से अमरू आता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीठ पर खाली गोनी थी यानी बोरी थी और वह हंसते हुए आ रहा था। तो उसे देखते ही लेखक के मन में आया होगा कुछ तो हो, अमरू तो सही सलामत है। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, यानी खिलखिलाकर हंसना यानी जोर से हंसना। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने दौड़े। यानी लेखक कहते हैं कि अरे पहले बोल तो, कितना हंस रहा है, तूने क्या किया है, कौन सी गड़बड़ी की कि जिस गड़बड़ी के कारण लोगों ने तुझे पकड़ा और यहाँ भी लोग मुझे मारने के लिए दौड़े, ऐसी कौन सी बात हुई। तो अमरू क्या कहता है देखिए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग उसके पीछे थे, तो उसमें से लोग बोलने शुरुआत कर देते हैं। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। यानी देखो क्या बात हुई कि घर से बाहर वह निकला, पीठ पर बोरी थी और बोरी के अंदर कुछ हिल रहा था और उस अमरू के पीछे कुछ दो लोग चल रहे थे, उनको लगता है कि बोरी के अंदर बच्चा है। तो क्या होता है, दो आदमी चुपके उसके पीछे हो गए, यानी उसके पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, तो उनका जो मन में विचार था वह और पक्का हो गया कि जरूर इस बोरी में बच्चा है। बस उन्हें निश्चय हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी मितभाषी यानी कम बोलने वाला। कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा यानी हंसने वाला, यानी कभी ऐसा एकदम शांत सा नहीं रहता, हंसता हुआ चेहरा उसका है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए।
यानी एक ने दूसरे को बोला। इस प्रकार बोलते बोलते देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए, जो अमरू को इर्द गिर्द जो जमा हो गया और इकट्ठा पकड़े गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। और जो भीड़ जमा हो गई थी उसमें से एक चिल्लाकर बोला कि इसको पकड़ लो, इसको घेर लो, वह वही व्यक्ति है, उस समूह का व्यक्ति है कि जो समूह बच्चों को पकड़ता है, और ऐसे समूह का वह व्यक्ति है, और वह जो है वह बच्चे पकड़ता है, और इसने भी जरूर बच्चा पकड़ा है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। जहां अमरू को लोगों ने घेर लिया था उसके पास ही पुलिस थाना भी था। एक आदमी लपक कर थाने गया, यानी जल्दी जल्दी में थाने में गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया कि बाहर चलो, एक आदमी ऐसा हमने पकड़ा है जो छोटे बच्चों को पकड़कर उठाकर ले जाता है। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में उसे हवालात में मजे लेने दे। यानी एक आदमी अपनी जो कमीज की बाहें पीछे करते हुए क्रोधित होकर कहता है कि थानेदार जी, आप आए हो और अमरू को यहाँ इस व्यक्ति को यहाँ से लेकर चले जाओगे और थाने में जाकर इसे हवालात में डाल दोगे आराम करने के लिए, ऐसा कहता है वो। तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यह हमारे बच्चों को उठाता है, तो सबसे पहले हम इसको धुलने, अच्छी सी धुलाई उसकी करेंगे। आगे कहता है, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, यानी हमें जितना चाहे उतना अच्छी तरह से उसकी मरम्मत करेंगे, उसको पीटेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले में बच्चे उठा ले जाएं, यानी ये कोई गजब की बात है, यह ऐसा नहीं होगा। और 2 दिन हुए पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया, और यह भी उसके साथ साथ कई लोग कई से और जगह से बोल रहे हैं। तो कोई कहता है कि 2 दिन पहले ही पास वाली गली से एक बच्चा उठाकर गया है, गायब हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, देवनगर से तो कई बच्चे उठाए गए हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, इन्हें कहते हैं कि आप इसके साथ चाहे जो करें, बाद में करो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी पिटाई करेंगे। ऐसा सोचकर अब देखो, एक अकेला अमरू, इतने सारे लोग, अमरू अब तक एकदम शांत है। अब वो पिटाई करेंगे कहते हैं, और भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। और ऐसा कहने के बाद जैसे कई लोग तैयार हो गए उसे पीटने के लिए। अब देखो, यहाँ कुछ तो बहुत अलग सी घटना घटेगी। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी, यानी बहुत ही यह समाचार फैला होता सब जगह कि नगर के सभी भागों में बच्चे उठाए जाने की खबर आ रही थी। का मतलब बच्चे उठाने वाली टोली बहुत जगह दिल्ली में फैली हुई थी। बच्चे उठाने वाले टोलियों के लोग इधर उधर फैल गए थे। 1-2 बार या पत्रों में वह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। यानी पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र आते हैं, उसमें एक समाचार भी छपा था 1-2 बार कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिनके पास बोरियों में बंद बच्चे थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। अब सब जो पेरेंट्स थे उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी
तो बच्चों को पाठशाला में पहुंचाना, पाठशाला से घर लाना एकदम सावधानी से किया जाता था। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। अब बगीचे में, पार्क यानी बगीचा, बगीचे में बच्चों को खेलने के लिए नहीं छोड़ा जाता था। बाहर गलियों में बच्चे खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। सब पर पाबंदी लगाई गई थी। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। यानी दिल्ली महानगर पालिका में भी यह प्रश्न उठाया गया था, संसद में भी यह प्रश्न उठाया गया था, इसके सवाल जवाब भी हो गए थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी और इसीलिए सबको यह विषय परिचित था, इसलिए सब इसमें सहभाग लेना चाहते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। क्योंकि ऐसी अनेक घटनाएं हो रही थी, तो सब उसी के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में जरूर यह विचार आता है। बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। लेखक कहते हैं कि ऐसी घटना थी कि ऐसा लग रहा था पकड़ा तो उसमें कुछ अलग नया नहीं है, लेकिन उसने मारपीट क्यों नहीं शुरू की? लोगों ने अभी तक अमरू को कैसे मारा पीटा नहीं? वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। वो कहते हैं कि वातावरण में सनसनी थी और तनाव भी था और इसीलिए लोग क्या करेंगे पता नहीं था। थानेदार का काम था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लेकिन लोग भी थानेदार होने के कारण थोड़ा रुके हुए हैं। और लेखक कहते हैं कि अगर थानेदार और सिपाही वहाँ नहीं होते तो भीड़ उस पर टूट पड़ी होती, लोगों ने अच्छी तरह से उसकी पिटाई की होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा। अब थानेदार अमरू के पास चले जाते, उसकी कलाई पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? यानी वो पूछते हैं थानेदार कि जो बोरी में बच्चा है वह तू कहाँ से लेकर आया है और कहाँ लेकर जा रहा है? किसका बच्चा उठाया है तूने? बता, कहाँ है तेरे और साथी? यह भी पूछा जाता है कि तेरे और साथी कहाँ हैं? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा, सब तक मैं पहुंच जाऊंगा और फिर ही मैं हटूंगा यहाँ से। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अभी इतने देर आसपास के लोग बोल रहे थे क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ा मस्खरा था, इसके लिए वो उसका मजा ले रहा था, अंदर से अंदर हंस रहा था। लेकिन जब थानेदार ने ऐसे कहा तो वह थोड़ा सा अंदर से घबरा गया, क्योंकि अगर थानेदार ने पीटना शुरू किया तो कम से कम थानेदार ने सुना तो ठीक है, ऐसे उसे लगने लगा। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, यानी दबी आवाज़ में नहीं, धीमी आवाज़ में थानेदार से कहा, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। ने थानेदार से बहुत ही धीमी स्वर से वो कहता है कि मैंने किसी का बच्चा उठाया नहीं हूँ और मैं बदमाश भी नहीं हूँ और मैं हमेशा एक अच्छे घर का नौकर हूँ और मैं उस घर में जो रोटी चौके का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ का मतलब मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता, मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं बुरे काम नहीं करता। यह वो बता देता है थानेदार को। तो थानेदार क्या कहता है? आश्चर्य लगा होगा कि जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला। अब थानेदार के पहले ही जिस व्यक्ति ने थानेदार को लाया है उसको बुरा लगा होगा कि अब ये झूठ बोल रहा है, तो वो क्या कहता है, क्यों बकता है वे दरोगा जी, ऐसे नहीं वह यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। यानी वह व्यक्ति कहती है 2-4 बेंत लगा दीजिए, उसको मार दीजिए आपके हाथ में जो छड़ी है उससे, जब आप उसको मारोगे तो जरूर वह सत्य बोलेगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। दरोगा जी हाथ में
लेते ही ये बेंत जो उन्होंने कांख में पकड़ी हुई थी वो निकालते हैं और हाथ में लेते हैं। जैसे ही वह हाथ में लेते हैं बगल से निकाल कर बेंत, वैसे अमरूद घबरा जाता है और नम्रतापूर्वक कहता है, झुकता है और बोलता है, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यानी वो कहता है कि सरकार आप मुझे पीटना चाहते हो तो पीट लो, लेकिन पहले मेरी बोरी के अंदर क्या है देख लो। अगर आप देखो और बच्चा निकला तो जरूर मुझे पीटो, इतना पीटो जितना तुम चाहते हो, लेकिन पहले बोरी के अंदर क्या है देखो। बोरी लेकर हम थाने जाएंगे, ऐसा पूछते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। यानी लोगों को लगता है कि जब वह थाने में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो बातें करते हुए वो वहाँ से निकल जाएगा, फिर वह हमारे हाथों से छूट जाएगा, इसलिए भीड़ मानती नहीं है थाने में जाने के लिए। लोग एक साथ चिल्ला उठते हैं, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। यानी उसने बदमाशी की है, मोहल्ले से बच्चे को उठाया है, बोरी में बच्चा बंद है, हम उसके गवाह हैं और इसलिए इस आदमी को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मामला कभी दबने नहीं देंगे। यानी इस प्रकार थाने में जाकर इस मामले को दबाना चाहोगे आप, हम उसे दबाना नहीं देंगे। और जो भीड़ है वो सब इकट्ठा हो गई है, तो थानेदार को भी कुछ चलता नहीं है। थानेदार डर गए, उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। यानी थानेदार को भी लगता है ये कि मैं इतना आसानी से और अच्छे से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे व्यवहार पर उनको, मेरी सोच पर अगर पूरी भीड़ को शक है तो मैं ज़रूर लोगों के सामने ही उसको बोलूँगा। और इसलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। और तब बोलते हैं थानेदार जी कि ऐसा है तो आप बोरी नीचे रखो और उसका मुंह खोल दो। जैसे ही थानेदार ने कहा, अमरू ने वैसे ही किया। वो बहुत ही शांति से, अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठा, क्योंकि गड़बड़ी होने का या तकलीफ होने का या डर लगने का कोई बात ही नहीं थी। इसके लिए वह शांतिपूर्वक नीचे बैठ जाता है और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। और क्या हुआ, जैसे ही बोरी का मुंह खुला, जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। वह लेखक कहते हैं कि क्योंकि रात भर से वो बोरी में बंद है, बोरी में, तो उसे वो लगा होगा कब बोरी खुलेगी और मैं कब भागूंगा। वह जैसे बोरी खोलती है, वह बिलंगुड़ा छलांग लगाता हुआ, यानी बहुत लंबी कूद लेता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। एक तरफ भाग जाता है और एक तरफ भाग गया, और लोग देखते ही रह गए। सब अचंभे में पड़ गए कि हमने क्या समझा था और क्या निकला। अब थानेदार जी को जोश था, उनको ऐसा लग रहा था कि अब बच्चा दिखेगा, अब मैं उसको, अमरू को पीटना शुरू कर दूंगा। लेकिन सब खाली गया। जो गुस्सा आया था वह कैसे निकाले। तो थानेदार जी क्या करते देखिए। थानेदार जी की समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाली की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला। अब उसने बेंत जो निकाली थी वो किस पर तो मारनी चाहिए, इसलिए वह थाने की ओर मुड़ता है। रास्ते में एक तांगे वाला खड़ा है, उसकी पीठ पर, तांगे वाली की पीठ पर वह बेंत मार देता है और कहता है, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ भी कारण नहीं था, सिर्फ जैसे मराठी में कहते ना, वड्याचे तेल वांग्यावर, वैसे उसने अमरू के लिए जो आया वो गुस्सा था वो अमरू पर नहीं निकाल सके, तो उन्होंने वह गुस्सा निकाला उस तांगे वाले के ऊपर। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और अपनी शर्म, जो शर्म आ गई ना थानेदार को
कि हम क्या करने जा रहे थे, कितना बुरा काम करने जा रहे थे, कितना झूठ काम करने जा रहे थे। और इसलिए वो शर्म निकालते हुए दरोगा जी अपने अपने थाने में पहुंच जाते हैं और हंसता हुआ अमरू अपने घर की ओर चल पड़ता है। देखो बच्चों, यहाँ यह पाठ मैं स्पष्टीकरण सहित समझा चुकी हूँ। आसानी से आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार नहीं समझा तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को सुनो तो अच्छे से समझ में आएगी बात। इसके बाद यहाँ यह है शब्द संसार। यह शब्द संसार जो है, शब्द संसार का मतलब होता है जो शब्दार्थ। इनमें कठिन शब्दों के अर्थ होते हैं और जो मुहावरे होते हैं उनके भी अर्थ होते हैं। बच्चों, इन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लेना और साथ साथ मुहावरे लिखकर उनका भी अपने वाक्य में प्रयोग करना। बच्चों, अब तक हमने पाठ का स्पष्टीकरण देखा, पाठ का शब्द संसार यानी शब्दार्थ देखे। अब हम देखेंगे पाठ का स्वाध्याय। देखो, पाठ के स्वाध्याय में सबसे पहले कृति है संजाल, और संजाल में प्रश्न पूछा गया है घर में बिल्ली पालने के कारण। किस कारण से घर में बिल्ली पाली? तो पहला है घर में चूहा होना। देखो बच्चों, मैं यहाँ इस जो दी गई आकृति है उसमें उत्तर नहीं बैठेंगे, इसके लिए बाजू में उत्तर दिए हैं मैंने। आपको ऐसी आकृति बनाकर ये सारे उत्तर उस आकृति में लिखने हैं। पहला उत्तर है घर में चूहे होना। दूसरा उत्तर है चूहे निकालने का कोई उपाय कारगर न होना। तीसरा है बिल्ली को पालने के लिए कोई अतिरिक्त खर्च न था। और चौथा है बिल्ली पालने के प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति न होना। इस प्रकार पहले संजाल का उत्तर है जो आप अपनी कॉपी में आकृति में लिखोगे। मैं हर बार याद दिलाती हूँ कि आपको पाठ्यपुस्तक में प्रश्न पत्र में अगर आकृति में प्रश्न कृति पूछी है तो आपको उत्तर भी आकृति में ही देने हैं, अन्यथा आपके अंक काटे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि कहानी के मुख्य पात्र। यहाँ 4 पूछे हैं, लेकिन कहानी में पात्र है लेखक अमरू, थानेदार, बिल्ली, चूहा और दरोगा। देखो बच्चों, यहाँ मैंने 6 दिए हैं। इनमें से जो भी 4 याद रहेंगे वह आपको परीक्षा में लिखना है। वह भी उस जो एरो दिख रहे उसके नीचे एक 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 लिखना है। इस प्रकार मैंने जो दिया है उस प्रकार नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि और 2 भी हम लिख कर रखेंगे तो इन 4 स्क्वायर के नीचे एक एक लिखो और नीचे 5 और 6 वाला लिखो। तो मैंने 6 दिए हैं प्रमुख पात्र, तो उसमें से 4 आपको याद रखकर लिखना है। अगला प्रश्न, अगली कृति देखेंगे हम। उत्तर लिखना है हमें बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। पहले कैसा था और अब कैसा है? तो बिल्ली के रसोई घर में दुबक कर बैठने लगी थी वह, और मालिक को बहुत परेशान करने लगी थी। यह बदलाव उसके व्यवहार में आया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, खान पान। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। खान और पान में क्या हुआ वह लिखना है। मैं यहाँ उत्तर लिख रही हूँ। खान के बारे में क्या बदलाव हुआ? तो पहले बिल्ली रोटी खाती थी, जूठन खाती थी, चूहे खाती थी, और बाद में वह दूध दही चुरा कर खाने लगी। और पान में पहले वह दूध पीती थी जो बच्चे उसे पिलाते थे, और बाद में उसके दुब कर बैठकर उसकी नज़र में जो आए, जो मन चाहे वह पीने लगी। यह खाना और पान में बदलाव हो गया है। अगली कृति है भाषा बिंदु। हमेशा बच्चों याद रखो, भाषा बिंदु का मतलब होता है व्याकरण का प्रश्न।
और यहाँ शब्द दिए हैं विलोम शब्द, यहाँ वाक्य दिए हैं और उसके विलोम शब्द, जो शब्द जिस शब्द को रेखांकित किया है उसे उसका विरुद्धार्थी शब्द पूछा है और उस विरुद्धार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग भी पूछा है। देखो बच्चों, मैं सभी शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द भी बताऊंगी और उसके वाक्य भी दे दूंगी। आपको अच्छा लगे, आसान लगे तो वही वाक्य रख दो, अन्यथा आपने अपने वाक्य लिखे तो और भी अच्छा है। लेकिन अपने वाक्य बनाते वक्त हमेशा सिर्फ इतना याद रखना कि व्याकरण दृष्टि से वाक्य शुद्ध होना चाहिए। पहला वाक्य देखो, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार का विरुद्धार्थी शब्द है नासमझ। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का विरुद्धार्थी शब्द वाचाल। पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई, पुरानी नई। अब हम उसे दुत्कार रहे हैं, दुत्कार सत्कार। दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, समर्थन विरोध। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं, दुर्लभ सुलभ। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है, तटस्थ पक्षपाती। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है, भौतिक आध्यात्मिक। गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है, शुष्क आर्द्र। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, अपव्यय मितव्यय। इस प्रकार विरुद्धार्थी शब्द बता दिए हैं मैंने। यहाँ भी मैं विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ दे रही हूँ जो आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखो तो आपको वाक्य पढ़ते वक्त आसान जाएगा। ना समझदार, ना समझ, अल्पभाषी, वाचाल, सत्कार, दुत्कार, समर्थन, विरोध, दुर्लभ, सुलभ, तटस्थ, पक्षपाती, भौतिक, आध्यात्मिक, शुष्क, आर्द्र, अपव्यय, मितव्यय। अब इनके वाक्य देखेंगे बच्चों। वाक्य प्रयोग, ना समझ। मैंने विरुद्धार्थी शब्द के जो उत्तर है उनके वाक्य दिए हैं। कम उम्र की लड़कियां नासमझ होती है। वाचाल लोग दूसरों का नहीं सुनते। नई चीज़ें सबको पसंद आती है। सत्कार, अच्छा काम करने वाली व्यक्ति का सत्कार होता है। विरोध, सही बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। अगला, सुलभ, सोच विचार कर काम करने से सुलभ होता है। पक्षपाती, सब कुछ जानने की बिना निर्णय देने से वह पक्षपाती हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ने से जीवन में शांति आती है। आर्द्र, बारिश के दिनों में आर्द्रता छा जाती है। मितव्यय, जिनकी आमदनी कम होती उन्हें हमेशा मितव्यय होना चाहिए। इस प्रकार जो शब्द है उनके वाक्य प्रयोग मैंने किए हैं। इसके बाद देखेंगे हम, प्राणी कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत लिखिए। यह प्रश्न भी आपकी पाठ्यपुस्तक में ही पूछा गया है। अब देखो, स्वमत का मतलब होता है स्व, यानी तुम्हारा खुद का मत लिखना है। लेकिन किसी किसी को तकलीफ होती है, उसमें हो नहीं सकता उनसे, तो मैं यहाँ स्वमत यानी मैं अपना मत दे रही हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, इसे पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए, अथवा इसे ही अच्छी तरह से याद कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखो और वही परीक्षा में लिखो तो भी चलेगा। अब स्वमत देखेंगे। प्राणी कहते हैं जियो और जीने दो। बिल्ली का बिलंगुड़ा, यह कहानी पढ़कर मैं प्राणियों के बारे में सोचने लगी। मुझे लगा धरती पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अन्य प्राणियों से बुद्धिमान और समझदार भी है। यही मानव अपने स्वार्थ के लिए
जंगली प्राणी हो या पालतू प्राणी हो, उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता ही है। अपने स्वार्थ के लिए वनों को नष्ट करता आ रहा है, नदी नालों को दूषित करता आ रहा है। इसका बुरा परिणाम प्राणियों के जीवन पर होता है। प्राणियों की कुछ इच्छाएं होगी, कुछ आवश्यकताएं होंगी, उनको हमें समझ लेना चाहिए। उनके साथ हमारा व्यवहार प्यार भरा और इंसानियत का होना जरूरी है, और ये हमसे हो इसलिए प्राणी हमें कहते हैं कि जियो और जीने दो। इस प्रकार मैंने स्वमत लिखा है। आप ऐसा कीजिए, यह वीडियो पूरा सुनिए, उसके बाद फिर से दोबारा खोलिए और इन उत्तरों को अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए, तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। देखो, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर कोई जिम्मेदार है। यह याद रखना, हमें सबके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में, देखो बच्चों, मैं सिर्फ आपको यह नहीं बता रही हूँ कि स्वाध्याय अथवा पाठ, ये नहीं बता रही हूँ, तो मैं आपको पूरा पाठ के साथ स्वाध्याय, पाठ के साथ भाषा बिंदु, जो जो आया है वह सब मैं आपको देने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ दिया है लेखनीय, यहाँ दिया है आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, उसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए और निम्न मुद्दों का आधार लीजिए: रंग, नस्ल और संपर्क। देखो बच्चों, इस पर विज्ञापन लिखने के पहले विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन लिखते वक्त आपको क्या क्या कौन सी बातें याद रखनी है, उसके बारे में मैंने स्लाइड बनाई है, वह देखो पहले। विज्ञापन, देखो बच्चों, विज्ञापन बनाते समय निम्न बातों को याद रखना जरूरी है। तो कौन सी बातें? पहले, विज्ञापन की बॉर्डर हमेशा पेंसिल से ही बनानी है। बॉर्डर के सिवा कहीं भी पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि पूरा विज्ञापन पेन से ही बनाना है। विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए अगर आप आकृति या चित्र निकालना चाहते हो तो पेन से ही निकालिए, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। 5वां, विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक घोषवाक्य तैयार कीजिए, आकर्षक छूट दीजिए। विज्ञापन वस्तु जिस बात का विज्ञापन आपको बनाना है उसकी 3 से 5 विशेषताएं लिखिए और अपेक्षाएं भी लिखिए। संपर्क, पता तथा फोन नंबर आवश्यक है। देखो, तो मैंने वह विज्ञापन तैयार करके आपको दिया है आपके सामने। मेरा पालतू कुत्ता 2 दिन से लापता। रंग, कुत्ते का रंग है काला, उसकी नस्ल है जर्मन शेफर्ड, और यह कुत्ता जो पहुंचाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा, और संपर्क करे इसके लिए फ़ोन नंबर दिया है। इस प्रकार विज्ञापन बनाइए। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक विज्ञापन बनना चाहिए। जितने कम शब्दों में आप आकर्षक विज्ञापन बनाओगे उतने अंक ज़्यादा मिलते हैं। अगला जो लेखन कार्य है वह है मौलिक सृजन। अपने परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दीजिए। तो देखो बच्चों, पत्र लेखन है, मैं यहाँ पर पूरा पत्र आपको लिख कर दे रही हूँ। वैसे का वैसे पत्र लिखिए और उसको अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में तैयार करके रखिए, जो परीक्षा में आपको काम आएगा। पत्र लेखन, दिनांक लिखनी है 25 जून 2024। जिस दिन आप पत्र
लिख रहे हो उस दिन की अगर आपने दिनांक लिखी तो भी चलने वाला है। उसके बाद प्रति, विभागीय सचिव, महानगर पालिका और महानगर पालिका का ईमेल आईडी, नवी मुंबई जो भी है पिन कोड लिखना है। विषय है मोहल्ले में लावारिस कुत्तों के बारे में शिकायत। अब अगला पत्र देखो स्लाइड में एक साथ बैठता नहीं है, आपके रजिस्टर के पेज पर शुरू से अंत तक एक पत्र बैठता है, तो एक ही साथ आपको पत्र लिखना है। माननीय महोदय, मैं कोपर खैराने सेक्टर 5 का निवासी हूँ। मोहल्ले के प्रतिनिधि के रूप में पत्र लिखकर एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। ये कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। रात के समय कुत्तों के भौंकने से लोगों की नींद खराब हो गई है। डर का माहौल पैदा हो गया है। इनकी आवाज़ से बूढ़े और बच्चे परेशान हैं। आपसे निवेदन है कि इन कुत्तों को पकड़कर ले जाकर हमारी समस्या दूर करें। बच्चों, याद रखना, जहाँ जहाँ मैंने नया परिच्छेद बनाया है वहाँ वहाँ आप भी नया परिच्छेद बनाइए। उसके बाद धन्यवाद, जहाँ मैंने लिखा है वहाँ ही लिखो। उसके बाद बहुधीय, बहुधीय होने के बाद जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आता है। अपनी पुस्तक में, यहाँ पाठ्य पुस्तक में विषय के साथ दोनों पते नहीं दिए हैं, लेकिन प्रश्न पत्र में विषय के साथ दोनों पत्ते दिए जाते हैं, तो उसमें जो नाम होगा वही लिखना। आपको आपका नाम नहीं लिखना पड़ेगा और लिखना नहीं है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद पता आएगा, जो पत्र लिख रहा है उसका पता आएगा संभाजी जाधव, सेक्टर 5 कोपर खैराने, और उसकी ईमेल आईडी। इस प्रकार पूरा पता होगा। तो बच्चों, याद रखना कि पत्र लिखते वक्त मैंने जहाँ जहाँ अल्प विराम दिया है और जहाँ जहाँ मैंने पूर्ण विराम दिया है वहाँ वहाँ आपको अल्प विराम और पूर्ण विराम देना जरूरी है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने पूरा पाठ आपको समझा दिया है और पाठ के साथ जो भी लेखन पूछा है उसको भी मैंने पूरा कर दिया है। साथ साथ पूरा पाठ का स्वाध्याय भी दिया है, भाषा बिंदु भी दिया है। आपकी पढ़ाई मैंने बहुत आसान की है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट इस वीडियो को देखना, समझ लेना और अपनी नोटबुक में लेखन कार्य पूरा करना। तो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए अपना लेखन कार्य करने के लिए और इंतज़ार कीजिए मेरी वापस आने का। मैं वापस आऊँगी जल्दी ही अपना पाठ्यपुस्तक का अगला पाठ लेकर। तब तक बच्चों इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों, फिर जल्दी ही मिलेंगे।